हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सीरीज़ के अंतर्गत हम मेंस एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। जीएस पेपर 1 को हमने फ़िलहाल टारगेट किया हुआ है और पिछले कुछ वीडियोस में जो जीएस का पेपर 1 के अंदर जो हिस्ट्री का पोर्शन आता है, हिस्ट्री एंड कल्चर का, उसका एनालिसिस लगभग हमने संपूर्ण कर लिया है। आज पिछले वीडियो में जो हमने 2 क्वेश्चन किए थे, आपको टास्क के तौर पर दिए थे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनकी फ्रेमिंग करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जीएस पेपर 1 में जो भारतीय समाज और सामाजिक समस्याओं वाला चैप्टर आता है, जो एक सेक्शन आता है इसका, उसका एनालिसिस, उसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि भारतीय समाज को पढ़ने की अप्रोच हम किस तरह से डेवलप करें और किन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान हमें देने की आवश्यकता है। आइए शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं और जो क्वेश्चन हमने दिए थे करने के लिए, प्रैक्टिस के तौर पर हमने डिस्कस किए थे, वो 2 क्वेश्चन हम आज पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन था जो स्वतंत्रता के पश्चात भारत का जो सेक्शन हमारे सिलेबस में है उससे रिलेट करता है। क्वेश्चन कहता है, चर्चा करें कि क्या हाल के समय में नए राज्यों का निर्माण, 2018 का एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि क्या हाल के समय में नए राज्यों का निर्माण करना भारत की अर्थव्यवस्था के लाभप्रद है या नहीं है। अगर इस समय वर्तमान के परिदृश्य को देखते हुए हम भारत में नए राज्यों का निर्माण करें तो क्या वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद होगा या नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को जब हम शुरू करें तो हमें पता है कि स्वतंत्रता के पश्चात लगभग आज़ादी के तुरंत बाद से ही कहीं ना कहीं भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग शुरू हो चुकी थी। अगर कालांतर में चलें तो कहीं कहीं हमें निर्जातीय रूप में भी राज्यों को अलग करने की बात मिलती है। वर्तमान तक में भी गोरखालैंड और बुंदेलखंड जैसी चीज़ें हमें जो चाहते हैं कि अलग राज्य उन्हें बना दिया जाए, उनके डेवलपमेंट को लेकर इस तरह की मांगे वर्तमान में भी हमारे सामने उठती हुई नजर आती है। तो हमें मुख्य तौर पर यह बात करना है कि क्या अगर नए राज्यों का निर्माण करें तो वो हमारे लिए लाभप्रद होगा या नहीं होगा। तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि हमें इसमें सिर्फ हाँ नहीं कहना है, सिर्फ ना नहीं कहना है। हमें लाभ वाले जो अच्छे पॉइंट्स हैं, नए राज्यों के निर्माण से जो लाभ मिलेगा उस पर भी बात करनी है। एक दूसरा हम पक्ष दिखाएंगे जो हानि है, जो चुनौतियां हमारे सामने, मुद्दे जो उभर कर आते हैं उनके बारे में, और फाइनली एक बैलेंस होता हुआ निष्कर्ष हम नीचे लिख देंगे। हमें डिसाइड नहीं करना है कि हाँ बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इस तरह से। तो अगर मैं इसको 2 भागों में बात करूं, अर्थव्यवस्था के लिए नए राज्यों का निर्माण लाभप्रद होगा और लाभप्रद नहीं होगा, लाभप्रद नहीं होगा। अगर इसी क्वेश्चन को आप देखेंगे ना थोड़ा सा, तो जो एक डिबेट चलती है हमारे देश में, छोटे राज्य बनाम बड़े राज्य, डेवलपमेंट को लेकर कौन से राज्य ज़्यादा बेटर हैं, तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच भी यही होगी। तो इसमें इसके समर्थन में कुछ लोग कहते हैं कि अगर नए राज्यों का गठन करेंगे तो शासन प्रशासन बेहतर रूप से चल पाएगा। क्यों? क्योंकि जब एक राज्य का आकार छोटा हो जाता है तो उसको मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से भी मैनेज करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, सभी लोगों तक पहुंच सरकार की कहीं ना कहीं आसान हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि जब राज्य छोटा हो जाएगा थोड़ा, शासन प्रशासन बेहतर पहुंच प्रदान, शासन प्रशासन को बेहतर पहुंच मिल पाएगी लोगों तक, तो क्या होगा, उस एरिया के, उस भौगोलिक क्षेत्र के जो प्राकृतिक संसाधन है, जो मानवीय संसाधन है, उनका समुचित उपयोग समुचित उपयोग सुनिश्चित हो पाएगा। और जब वो उपयोग सुनिश्चित होगा तो सीधी सी बात है, हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ आलोचक हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप जब छोटे राज्यों की बात करते हैं कि छोटे राज्य बनाने से डेवलपमेंट तेजी से होता है, तो आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देखिए, सारे राज्य छोटे ही तो हैं, उनका तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, सरकार तक पहुंच, सरकार वहां पर भी तो है, लेकिन क्या जिस तरह से हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्य डेवलप हुए, क्या नॉर्थ ईस्ट के राज्य उस तरह से डेवलप हुए, जबकि दोनों राज्य छोटे राज्य हैं। और जब हम दूसरी तरफ नए राज्यों का निर्माण करते हैं तो वापस से हमें राजधानियां डेवलप करनी पड़ती है, प्रशासनिक कार्यालय स्थापना करनी पड़ती है उनकी, तो उनमें कहीं ना कहीं अतिरिक्त व्यय का
अतिरिक्त व्यय का हमें खर्च करना पड़ता है। तो इस वजह से हमारे जो आर्थिक संसाधन है उनका अपव्यय सा होने लगता है, उनका एक्स्ट्रा खर्च, ज़्यादा खर्च कहीं ना कहीं गलत तरीके से होना शुरू हो जाता है। तो वही है, जब हम नए राज्यों का निर्माण करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जब हम नए राज्यों का निर्माण करेंगे तो क्या होगा, छोटे राज्य बनेंगे। ओब्वियसली बात है, अगर आप राजस्थान को 2 या 3 पार्ट में करोगे तो 3 छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे। तो जब लाभ की बात करेंगे तो छोटे राज्यों में क्या होगा, बेहतर शासन प्रशासन होगा, शासन प्रशासन। इससे संसाधनों का समुचित उपयोग हो पाएगा। और संसाधनों का समुचित उपयोग हमें किस दिशा में लेके जाएगा, अर्थव्यवस्था को विकास की तरफ हमारी लेकर जाने का काम करेगा। दक्षता में वृद्धि हो जाएगी जब राज्य छोटे हो जाएंगे। देखिए सारी बात यहीं पर आकर घूमेगी, राज्य छोटे हो जाएंगे तो क्या होगा, लोगों तक पहुंच बढ़ेगी, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच होगी। और जब अंतिम व्यक्ति तक हमारी पहुंच हो पाएगी तो क्या होगा, समावेशी विकास। और समावेशी विकास का मतलब ही यह है, समाज का प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से भागीदारी करे, खुद प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में क्या हो, सशक्त हो और हमारे लिए आर्थिक भागीदारी के रूप में वह सामने आए। तो समावेशी विकास होगा तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। हमें ओवरऑल इसको अर्थव्यवस्था के टॉपिक से जोड़ना है कि नए राज्यों का गठन किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद होगा। जब हम बात करेंगे नहीं होगा तो हम देखेंगे कि किस तरह से अर्थव्यवस्था के लिए वह नुकसानदायक हो जाता है। फिर जब छोटे छोटे राज्य, हम देखते हैं कि कई राज्यों में निर्जातीय आधार पर या भाषाई आधार पर अभी भी छोटे राज्यों की मांग उठती है, और क्योंकि सरकार अगर उन पर तवज्जो नहीं देती तो फिर हिंसक घटनाएं होती है, क्षेत्रवाद जैसी घटनाएं उभर के सामने आती है। तो जब हम छोटे राज्य बना लेंगे तो क्या होगा, जो क्षेत्रवाद और नक्सली समस्याएं हैं, नक्सली समस्याएं हैं, इनका समाधान हो पाएगा। और इनका समाधान होगा मतलब हिंसा में कमी होगी, समाज के लोग अपने आप को सशक्त करने की तरफ आगे बढ़ेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था को इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, छोटे राज्य होंगे तो योजनाओं का क्रियान्वयन, योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सकेगा। जो वास्तविक लाभार्थी हैं किसी योजना के, उन तक लाभ पहुंचाया जा सकेगा। और वही बात है, समाज का विकास होगा तो अर्थव्यवस्था का विकास अपने आप ही होगा। इस तरह की बातें हम लाभप्रद वाली चीजों में लिखेंगे। फिर अगला पैराग्राफ या अगले टॉपिक्स आ जाते हैं कि ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं नए राज्यों के निर्माण के लिए मना करती है, उनके सामने चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी बात, जब नए राज्य बनेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रशासनिक कार्यालय डेवलप करने पड़ेंगे नए। अभी आपने देखा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, अब वह तेलंगाना की राजधानी है। तो आंध्र प्रदेश अमरावती को डेवलप कर रहा है एज ए कैपिटल, और 10 सालों का समय उसके लिए लग रहा है। तो आप देखिए उसको डेवलप करने में कितना एक्स्ट्रा खर्च लग रहा होगा। उसी तरह से अगर हम छोटे राज्यों का निर्माण करेंगे तो प्रत्येक राज्य को एक राजधानी की आवश्यकता तो होगी जहां पर पूरा प्रशासन चलाया जा सके सुचारू रूप से। तो जो प्रशासन के लिए नए कार्यालय, नई राजधानी डेवलप करनी होगी, उसमें अत्यधिक आर्थिक खर्च लगेगा। अत्यधिक आर्थिक खर्च लगेगा। इसके अलावा जब आप किसी
की मांग को मानते हुए, किसी क्षेत्रवाद की मांग को मानते हुए उसके अनुसार एक राज्य का गठन कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आसपास के दूसरे लोग जो अपनी भाषा को लेकर या अपनी अल्पसंख्यकता को लेकर सेपरेट होना चाहते हैं, उनकी मांगें उठ जाती है। आप देखेंगे जब 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित किया गया, तो फिर बाद में कितनी सारे राज्यों के द्वारा मांगे उठाई गई उन्हें भाषाई आधार पर अलग करने को लेकर, गठित करने को लेकर। तो यहां पर नए विवादों का, नई समस्याओं का जन्म हो जाएगा। और नई समस्याओं का जन्म होगा, विरोध होगा, हिंसक घटनाएं बढ़ेगी, वापस ये सारी चीजें चलेगी। फिर जिस तरह से हमने बिहार को, झारखंड को बिहार से अलग किया, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया, तो क्या हुआ, संसाधनों का बंटवारा करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, किस सीमा तक किस राज्य को कितना संसाधन दिया जाए, इसके अंतर्गत कई बार राजनीतिक जो सिनेरियो होता है वह ज्यादा हावी हो जाता है। तो फिर से वही बात है, नए विवादों का जन्म होगा संसाधनों के बंटवारे को लेकर। संसाधनों का बंटवारा आप किस तरह से करेंगे? और जब आपके संसाधनों का बंटवारा हो जाता है तो उनको सुचारू रूप से उनका समुचित उपयोग करने के लिए अब आपको दो गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ेगी। पहले एक गवर्नमेंट अगर कोई योजना अप्रूव कर रही थी तो उन संसाधनों को सही तरह से हम लागू कर पा रहे थे, सही तरह से उनका उपयोग कर पा रहे थे। लेकिन अब संसाधनों का बंटवारा हो गया तो हो सकता है एक चीज इस राज्य में रह गई, दूसरी चीज इसमें, और दोनों के समन्वय से कोई काम होना है तो अब आपको प्रशासनिक अड़चनें आना ज्यादा शुरू हो जाएगी। उससे हमारा आर्थिक विकास क्या होगा? प्रभावित होगा। दूसरी बात ये हो गई। और ये जो चीजें उठती हैं, जो नए राज्यों की मांग है, जो भाषाई आधार पर या निर्जातीय आधार पर या किसी भी आधार पर नए राज्यों की जो मांग है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक, पॉलिटिकल स्टंट होता है। राजनीतिक लाभ के लिए नेताओं की महत्वाकांक्षा होती है। तो क्या आप राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को बांट देंगे? तो इस तरह का भी ये चीज हमारे सामने ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसके लाभ भी देखे, अगर नए राज्यों का गठन करते हैं तो किस तरह के लाभ होते हैं, और अगर क्यों नहीं करना चाहिए ये भी हमने देख लिया। बाद में आप एक संतुलित निष्कर्ष देने के लिए ये कह सकते हैं कि अगर हम नए राज्यों का गठन करते हैं तो कुछ लाभ हैं और कुछ हानि भी है, दोनों अपने स्थान पर मौजूद है। लेकिन अगर हमें नए राज्यों का गठन करना ही पड़े तो उसका उद्देश्य होना चाहिए विकास के लिए, ना कि राजनीतिक लाभ के लिए। इस तरह का एक संतुलित सा निष्कर्ष देकर हम इस सवाल को खत्म कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह विश्व इतिहास का क्वेश्चन है। स्पष्ट कीजिए कि अमेरिकी और फ्रांस की क्रांति आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं किस प्रकार निर्मित की थी। यह आपको अमेरिकी क्रांति के बारे में बताने के लिए नहीं कह रहा पूरा, या फ्रांसीसी क्रांति के लिए नहीं कह रहा। उन क्रांतियों का प्रभाव किस तरह से आधुनिक विश्व के निर्माण में हुआ उसके बारे में बताने की यह बात कर रहा है। तो आपको पता होगा अमेरिकी क्रांति मतलब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद में एक नई तरह की प्रणाली सामने आई, संविधानवाद जैसी चीज सामने आई, स्वतंत्रता की बात की जाने लगी, स्वाधीनता की बात की जाने लगी, लोगों को मानवाधिकार देने की बात कही जाने लगी। इस तरह की नई नई चीजें जो वर्तमान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी स्टेट के लिए, उसके बारे में बातें अमेरिकी क्रांति में उभर कर आई। इसी तरह से फ्रांसीसी क्रांति भी राजतंत्र जो था उसके खिलाफ एक बड़ी क्रांति थी। लोकतंत्र की बात इसने की, लोगों के अधिकारों की बात की, और मताधिकार मतलब गणतंत्र की तरफ जाने की बात इन्होंने की थी। जो अमेरिकी क्रांति की अगर हम बात करें तो फिर से वही बात है, अमेरिकी क्रांति का एक पैराग्राफ लिखेंगे, और दूसरी तरफ हमें पता होना चाहिए फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो अमेरिकी क्रांति जैसे मैंने आपको बताया उपनिवेशों को स्वाधीनता और स्वतंत्रता की तरफ प्रेरित किया।
ठीक है, स्वाधीनता और स्वतंत्रता। अमेरिका ही वह देश था जो कहीं ना कहीं सबसे पहले इस तरफ आगे बढ़ा था, स्वाधीन हुआ और स्वतंत्रता। तो जब वह स्वतंत्र हुआ तो दूसरे उपनिवेशों को भी एक प्रेरणा मिली स्वाधीनता और स्वतंत्रता की तरफ अपना कदम बढ़ाने को लेकर। फिर अगर हम देखते हैं सरकार की एक नई प्रणाली, जो संघीय व्यवस्था आज हम देखते हैं, जो हमारे भारत में भी पूरी या आधी कहीं ना कहीं विद्यमान है संघीय व्यवस्था, तो ये कहाँ से आई? अमेरिकी क्रांति के बाद का ही ये एक डेवलपमेंट था। तो शासन की नवीन प्रणाली लेकर आए। कौन सी नवीन प्रणाली? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था अमेरिका ने बात की। इसके अलावा मानवाधिकारों पर भी इन्होंने जोर दिया, मानवाधिकारों पर। फ्रांसीसी क्रांति का क्या रोल रहा? जैसा कि आप सभी जानते हैं, फ्रांसीसी क्रांति पूरे यूरोप को प्रभावित करने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांति रही। पूरे यूरोप को इसने प्रभावित किया। जहां मोनार्की थी, जहां तानाशाही जैसी चीजें थी, उन लोगों को भी इसने प्रभावित किया। और फ्रांस यूरोप के लिए, उस व्यवस्था के लिए, यूरोप की उस सामंती व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती बनकर उभरा था अपने क्रांति के दौर में। तो यूरोपीय क्रांति ने क्या किया, फ्रांसीसी क्रांति ने जो यूरोप की सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था, इसको नष्ट कर दिया। सामंती व्यवस्था मतलब लोग विशेष अधिकारों के हिसाब से बटे हुए थे। लोगों का भी एक क्रम था, पहले सबसे ऊपर पादरी होंगे, फिर सामंत होंगे, उसके बाद में निम्न वर्ग के लोग होंगे। तो इसको नष्ट करते हुए इन्होंने समानता और स्वतंत्रता की बात आपस में की। ठीक है, तो वही इस व्यवस्था को नष्ट करते हुए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, आपस में बंधुत्व की बात इन्होंने कही, बंधुत्व की बात कही। फिर अगर हम देखें तो जो चर्च था, चर्च की जो संप्रभुता थी, जैसे मैंने कहा कि सबसे ऊपर पादरियों का एक दर्जा होता था, उसके बाद में सामंत होते थे। तो चर्च की संप्रभुता को चुनौती दी, चर्च की संप्रभुता को चुनौती दी। इसके अलावा जो राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ, यहां पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की तो बात कही ही गई, संपत्ति की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस तरह के अधिकार भी निकलकर सामने आए। ठीक है, स्वतंत्रता किसकी? स्वतंत्रता किसकी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संपत्ति के बारे में भी बात कही गई, संपत्ति की स्वतंत्रता, इस तरह की चीजें निकलकर आई। इसके अलावा क्योंकि फ्रांस ने क्या किया, लोकतंत्र जैसी चीजों पर जोर दिया, उससे क्या हुआ, राष्ट्रवाद भी उभरा, राष्ट्रवाद की भावना को भी पैदा किया। राष्ट्रवाद की भावना का उभार, इससे राजतंत्र को चुनौती देते हुए लोकतंत्र की ओर प्रसार किया। वह अलग बात रही कि नेपोलियन बोनापार्ट ने आगे जाते हुए इस क्रांति को कहीं ना कहीं दबा दिया और वापस मोनार्की एस्टेब्लिश कर दी, लेकिन इस क्रांति ने इस तरफ अपना प्रसार तो कहीं ना कहीं किया था। हम सभी जानते हैं, लोकतंत्र की अवधारणा को इसने आगे बढ़ाया, इसने प्रचारित प्रसारित किया। तो इस तरह से अब आप जो ये सारी विशेषताएं देखेंगे, वर्तमान विश्व में, आधुनिक विश्व में हर देश के अंदर कहीं ना कहीं इस तरह की मांगे उठती रही है जहां पर ये चीजें नहीं हैं। तो आधुनिक विश्व की आधारशिला किस तरह से रखी इन क्रांतियों ने? इन्होंने शासन की नवीन प्रणाली, मानवाधिकारों की बात की,
सामंती व्यवस्था का नष्ट किया। ये सारी चीज़ें हमें वर्तमान में नजर आती है। लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, और संघीय व्यवस्था हमें नजर आती है देशों में। मानवाधिकार की बात हम करने लगे हैं। तो इन क्रांतियों ने कहीं ना कहीं इस तरह से वर्तमान के विश्व को, आधुनिक विश्व को तैयार करने का काम उस वक्त ही कर दिया था। ये एक ओवरव्यू होगा हमारा इस आंसर के लिए। ठीक है, ये था डिस्कशन हमारे क्वेश्चन का। और यहाँ के बाद में हमारा पेपर 1 में जो इतिहास और कल्चर वाला पोर्शन है, जिसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, आधुनिक भारत का इतिहास, स्वतंत्रता के पश्चात इतिहास और विश्व इतिहास की चर्चा हमने की। हमने कोशिश की किस तरह से टॉपिक को और कौन से टॉपिक को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है और हमारा क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। आगे इसी पेपर 1 का जो नेक्स्ट सेशन होता है, नेक्स्ट सेक्शन होता है भारतीय समाज एवं सामाजिक व्यवस्थाओं का, उसके बारे में हम बात करते हैं। यह है भारतीय समाज एवं सामाजिक समस्याओं का सिलेबस, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, जो हमें पढ़ना होता है हमारी एग्जाम की तैयारी के दौरान। तो सबसे पहले आप देखेंगे भारतीय समाज की विशेषताएं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो मैंने जैसा कि आपको पहले कहा कि हम ज़्यादा पीछे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि समय के साथ क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। तो पिछले 5 वर्षों का अगर एनालिसिस करें तो 8 क्वेश्चन यहाँ से आपको बनते हुए सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। तो इसको कितना ध्यान से हमें देखना है। बेसिक हमें क्या करना है, देखिए सामाजिक भारतीय समाज एक ऐसा सेक्शन है जिसका बेसिक तो हमें एक बार पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज भी करना है, लेकिन करंट अफेयर्स अपडेट करते रहना है। क्योंकि इसके क्वेश्चंस जब आप आगे देखेंगे तो हम पाते हैं कि बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वर्तमान में जो चीज़ें हाईलाइटेड है, जो चीज़ें ज़्यादा चर्चा में हैं, उनको समाज से जोड़ कर के कहीं ना कहीं हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन भी हम देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो भारतीय समाज की विशेषताओं की अगर हम बात करें, 2 क्वेश्चन 22 में है, 2 क्वेश्चन 21 में है और 2 क्वेश्चन 20 में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन 19 में, एक क्वेश्चन 18 में। कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इसके अलावा पिछले 3 सालों से 2-2 क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक हो जाता है। फिर महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं, पिछले 5 सालों में 3 बार क्वेश्चन आया है। गरीबी एवं विकासात्मक विषय, यहाँ से भी पिछले 5 सालों में 5 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन हर साल नहीं पूछा गया है। तो अगर 5 क्वेश्चन 5 सालों में आए हैं तो इंपॉर्टेंट तो ये भी ज़्यादा हो जाता है। फिर शहरीकरण की बात करें तो 3 क्वेश्चन है। जनसंख्या की बात करें तो 5 सालों में 2 क्वेश्चन है। लेकिन भूमंडलीयकरण का प्रभाव अगर हम देखें तो 5 सालों में कंसिस्टेंटली एक क्वेश्चन 15 नंबर का यहाँ से पूछा जा रहा है। फिर हम बात करें अगर संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता की, तो यहाँ से भी पिछले 5 सालों में 6 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको मार्क करके बताया कि कहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर से मैं कहूँगा, इनका बेसिक पढ़ने के साथ हमें कंटिन्यू तौर से जो करंट अफेयर्स है, करंट में जो समाज के अंदर समस्याएं विद्यमान है, उनके बारे में जानकारी हमें अपडेट करती रहनी है। डाटाज हमें अपडेट करते रहने हैं। समस्याओं के बारे में, महिलाओं के संबंध में जो मुद्दे हैं, गरीबी और विकासात्मक विषयों पर जो डाटाज आते हैं, उनको याद करते हुए, क्योंकि अगर डाटा हम लिखेंगे इस तरह के आंसर्स में तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है। फिर से जैसे हर सब्जेक्ट की तरफ हम कहते हैं कि पढ़ना सारा है, लेकिन हमें प्रायोरिटी सेट करनी है कि इस विषय को कितना तवज्जो देना है, कितना ध्यान से हमें कौन सा टॉपिक को पढ़ना है, कौन सा करंट अफेयर्स अपडेट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर सिलेबस आपके माइंड में है तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं और उन्हें अपना सकते हैं। ठीक है, सिलेबस का एनालिसिस हो गया। आगे बढ़ते हैं। यह सिलेबस ही है। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, विविधता, विशेषताओं में ही आ गया। महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन या महिलाओं से संबंधित मुद्दे, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण,
संप्रदायवाद, धर्मनिरपेक्षता और क्षेत्रवाद, ये हमने सारा टेबल में देख लिया है। अगर क्वेश्चन की बात करें, जो आपके लिए टास्क भी रहेगा और आने वाले वीडियो में हम इनको डिस्कस भी करेंगे। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में विशेषताओं की बात आ रही है। बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता, जो भारत में जाति व्यवस्था है, तो बहुसांस्कृतिक जो भारत में विविधता है संस्कृतियों की, उस समाज को, भारत के उस समाज को जहां पर बहुत सारी संस्कृतियों की विविधता है, उसको समझने में क्या जातियां आज भी प्रासंगिक हैं? उदाहरण सहित आपको उत्तर करना है। 150 शब्दों का यह क्वेश्चन है। फिर से कहूंगा, शब्द नहीं देखना है, बस आंसर करना है जितना हम लिख पाए शुरू में, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है। अगर आप न्यू कमर हैं, नया आपने तैयारी शुरू की है, तो आपको शब्दों को ज़्यादा टारगेट करने के बजाय कंटेंट को ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश करनी है। 2020 का यह क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत के प्रमुख शहरों में, देखिए मैंने कहा करंट अफेयर्स को ध्यान से देखना है, आईटी उद्योगों की बात कही है। भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या हैं? वही विकासात्मक मुद्दों का जो टॉपिक था हमारा, उससे रिलेट करके इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद, वैश्वीकरण का प्रभाव, हमने कहा भूमंडलीकरण का प्रभाव, ये वाला इस टॉपिक, उस टॉपिक से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है? औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए। 2020 का यह क्वेश्चन है, यह भी आपको देखना है। तो क्योंकि हमारी यह मजबूरी है कि इस तरह के सेशन में हम पिछले ईयर के सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इनको आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और अगले टॉपिक जो विश्व भूगोल का है, भारत के भूगोल का है, उसका एक सिलेबस एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे और वहीं से हमारा जो पेपर 1 का सिलेबस है वो पूर्ण हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे पेपर 2 की तरफ। तो आज का डिस्कशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। धन्यवाद।